बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 उसका पार्ट 1 करते हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस आर इट्स एडजेसेंट साइड्स। यानी ये जो दो वेक्टर्स हैं ये पैरेललोग्राम के नियरेस्ट साइड, एडजेसेंट साइड मीन उनकी क्लोजेस्ट साइड, जो भी दो नियरेस्ट साइड ले लें, बेशक ये और ये ले लें या ये और ये ले लें, लेकिन ज्यादातर आपने यही कोशिश करनी है कि वो दो साइड लें जहां से आपकी ये दोनों डायरेक्शन जो है इमर्ज हो रही हो। तो ये पॉइंट इनका कॉमन पॉइंट है नियरेस्ट साइड का। तो हमने इन साइड्स के अलोंग वेक्टर हमें दिए हुए हैं, वेक्टर साइड्स के अलोंग वेक्टर हमें देखकर कह रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालें। फर्ज कर लो ये ABCD पैरेललोग्राम है और ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं, इनके अलोंग हमें उसने वेक्टर्स दे दिए। मैंने स्टूडेंट्स आपको क्रॉस प्रोडक्ट का जो मेरा टॉपिक वाला लेक्चर है, क्रॉस प्रोडक्ट टॉपिक को जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था, वो वाला मेरा लेक्चर देखें तो वहां पे जाकर एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने फिर ये वाली बात भी बताई है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलता है। तो उसमें आप देख लो ये फार्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो भी नियरेस्ट साइड्स हैं उन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट साथ मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो अब हम पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी का आपको सबको पता है कैसे निकालते हैं, ये डिटर्मिनेंट है, मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। प्लस माइनस प्लस डालकर आपने ये ए क्रॉस बी को फाइंड आउट कर लिया, ये डिटर्मिनेंट को ओपन कर लिया। अब आपको ए क्रॉस बी मिल चुका है, इसकी हमें पहले मैग्नीट्यूड निकालनी है। सो दैट्स वाई अगले स्टेप में ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये बन गई। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मेरे आप प्रीवियस लेक्चर्स देखें तो उसमें बड़ी डिटेल में मैंने बताया हुआ है वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं और वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखें तो उसमें बड़ी डिटेल में मैंने ये बात बताई हुई है। तो मैग्नीट्यूड ये आ गई। अब बेटा इस मैग्नीट्यूड को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाले ये फार्मूले में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ये 3√59 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया। साथ आपकी मर्जी है स्क्वायर यूनिट लिख दें या ना भी लिखें, जैसे आपकी मर्जी, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया की यहाँ मैग्नीट्यूड तो कोई नहीं दी गई ए बी की अपनी, दैट्स वाई सिर्फ स्क्वायर यूनिट लिख लें। सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। उसके ये तीनों वर्टिसेस दिए गए, हमें कहता है ऐसी ट्राइंगल जिसके ये वर्टिसेस है उसका एरिया निकालें। साथ हमें कहा जा रहा है आल्सो फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल, तो हमने इंटीरियर एंगल भी निकालने। पहले हम एरिया निकालते हैं। स्टूडेंट्स ये तीन वर्टिसेस हैं, मैंने फर्जी ये फिगर बनाई है, ABC यहाँ पे ले लिए मैंने। आपने दो नियरेस्ट साइड्स निकालनी है और उनका एरिया फिर वहां से एरिया निकालना है। कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों ये होता है हाफ। फर्ज कर लो ये AB और AC ये नियरेस्ट साइड्स हैं, ये मैं अभी वेक्टर निकालूंगा, लेकिन एरिया क्या होगा फिर इनका हाफ साथ इन साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स आपको ये भी मैंने बताया हुआ है पैरेललोग्राम वाले टॉपिक में, जहां मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला था, बताया था क्रॉस प्रोडक्ट वाले टॉपिक में, वहां पे मैंने ये बात बताई है कि चूंकि एक पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल्स होती है या दो ट्राइंगल मिलकर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, चाहे यूं डायगोनल बना ले या यूं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो बच्चों ये जो है हमने नियरेस्ट दो साइड निकालनी है, हमने एक AB साइड निकालनी है और दूसरी हमने AC साइड निकालनी है। आप कोई भी यूं भी निकाल सकते थे, BA एंड BC। आपने ये मैंने बताया हुआ है वहां पे कि बच्चों जो मेरा टॉपिक वाला लेक्चर है वहां पे कि आपने वो दो एडजेसेंट साइड लेनी है कि उधर से दोनों डायरेक्शन इमर्ज हो रही हो। यानी आप यूं भी कर सकते हो
ये BC, ये BA और BC साइड, BA और BC साइड, इनका वेक्टर निकाल लो और इनका क्रॉस प्रोडक्ट लो। फिलहाल मैंने AB और AC साइड निकाली हुई है। AB वेक्टर कैसे निकालना है? x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। जब भी आपको बेटा वर्टिसेस दिए जाएं, पॉइंट्स दिए जाएं और आपको कहा जाए वेक्टर बनाना या आपको वेक्टर बनाना पड़ जाए, तो आपने पॉइंट्स में से पॉइंट्स को माइनस करना है। ये बात पहले भी मैंने बताई हुई है। ए बी वेक्टर निकालें, बी में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लें। फिर आपने अब क्या करना है? ए बी वेक्टर ये मिल गया। नेक्स्ट आपने ए सी वेक्टर निकालना है, ए बी और ए सी वेक्टर निकालना है। तो ए सी वेक्टर कैसे निकालेंगे? सी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लें, तो यह आपका ए सी वेक्टर बन गया है और ये ए बी वेक्टर बन गया है। अब इन वेक्टर्स का आप ले लोगे क्रॉस प्रोडक्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का पहले ये फार्मूला लिख लो। अब ये दो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। आपकी मर्जी है बच्चों, आप इस ए बी को वेक्टर ए बी नाम दे सकते हो, यानी इसको ए नाम दे दो थोड़ी देर के लिए और इस ए सी वेक्टर को नाम बी दे दो। तो एरिया फिर होगा हाफ ए क्रॉस बी, जैसे इधर मैंने लिखा था ना एरिया ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे हाफ साथ आएगा। तो नाम ना भी दे ए और बी, ऐसे ही रहने दे तो भी ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, मैंने वैसे समझाने के लिए बताया। अब पहले आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो इन दो वेक्टर्स का, जैसे ये क्रॉस प्रोडक्ट लिए, क्रॉस प्रोडक्ट लेकर फिर इनकी मैग्नीट्यूड निकाल लो। ये मैग्नीट्यूड निकाल ली, बन गई। अब एरिया में पुट कर लो हाफ इनटू दिस। यहां तक भी सही है जवाब, लेकिन बुक में ये जवाब है ये वाला। इसके लिए आगे इसको ऊपर मैंने 5√2 नीचे 2 मल्टीप्लाई करके लिख लिया। स्टूडेंट्स जब भी ऊपर और नीचे सेम नंबर्स हो, ये देखें √2/2, जब भी ऊपर और नीचे सेम नंबर हो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और किसी एक वैल्यू पर अंडर रूट हो, चाहे ऊपर अंडर रूट है चाहे नीचे, तो जो बगैर अंडर रूट के वैल्यू होती है उसको आप ऐसे 2 बार अंडर रूट करके लिख लो काटने के लिए, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर या √2 इंटू √2 काटने के लिए, कैंसिलेशन के लिए, तो ये कट जाता है। दैट्स वाई 2 को हमने 2 बार √2 करके लिख लिया, ये कैंसिलेशन करने के लिए। तो ये √2 कट जाएगा, 5/√2। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी बेटा ऊपर नीचे सेम नंबर हो, नंबर सेम हो, चाहे ऊपर अंडर रूट हो चाहे नीचे अंडर रूट हो, तो जो बगैर अंडर रूट वाली वैल्यू है उसको आपने 2 बार अंडर रूट बनाकर लिख लें, या ऐसे लिख लें √रूट का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, वो 2 ही बनता है, तो वो काटने के लिए हमने, या फिर ऐसे लिख लें तो ये कट जाएगा। अगर आपने √2 का स्क्वायर करके लिखना है तो भी ठीक है, ये भी वही बात है, तब भी 1/√2 ही बचेगा। तो ये कैंसिलेशन करने के लिए ये किया। दूसरा तरीका ये भी है कि रैशनलाइज कर लें, यानी इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर वो बनेगा 2, √2 इंटू 2 बनेगा, वो 2 इससे कट जाएगा, तब भी 1/√2 बन जाएगा। तो वो भी यही चीज ही बननी है, जैसे मर्जी समझ लें आप। अब हम इसके इंटीरियर एंगल निकालेंगे, यानी ये अंदर वाले ये वाले एंगल निकालेंगे। ये इसका बाकी हिस्सा मैं यहाँ पे नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे करता हूं, लेकिन मैं अभी बताता चलूं। अब हमने इंटीरियर एंगल जो है इसके लिए ये तीनों लेंथ्स निकालनी है। 2 वेक्टर तो हमने निकाले हुए हैं, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, एक और वेक्टर मैं निकालूंगा बी सी। तीनों वेक्टर जब मिल जाएंगे तो हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से इंटीरियर एंगल निकालेंगे। अभी मैं आगे ये कंटिन्यू करता हूं इस क्वेश्चन को, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बच्चों अब हम लेट ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनको हम अल्फा बीटा गैमा नाम दे देते हैं, यानी ए वर्टेक्स पर एंगल अल्फा, बी वर्टेक्स पर एंगल बीटा और सी वर्टेक्स पर एंगल गैमा, ये हमने इनको नाम दे दिया। यानी यहाँ पे यही बात मैंने लिखी है, लेट अल्फा बीटा गैमा आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स आपने 3 वेक्टर निकालने हैं। 2 वेक्टर तो ऑलरेडी हमने निकाले हुए हैं, ये ए बी वेक्टर, फिर ये ए सी वेक्टर यानी
वेक्टर लॉन्ग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तीसरा वेक्टर आपने ये सीबी वेक्टर निकाल लेना है इसी मेथड से, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। यानी आपने बी के कोऑर्डिनेट्स में से सी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके ये तीसरा वेक्टर आपने पहले निकाल लेना है। दो ऑलरेडी हमने निकाले हुए हैं, तो ये तीन वेक्टर मैंने लिख लिए, साथ मैंने इंटीरियर एंगल का जिक्र कर लिया। अब बच्चों जो भी एंगल निकालना है आपने उसके लिहाज से उन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। क्या मतलब, हमने एंगल अल्फा निकालना है तो ये एंगल इन दो वेक्टर्स के दरमियान है, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ए बी डॉट ए सी दैट इज इक्वल टू ए बी मैग्नीट्यूड ए सी मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी, अल्फा एंगल, कॉस के अंदर अल्फा लिख लिया। स्टूडेंट्स दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैंने इधर ही साथ ही फाइंड आउट कर लिया, इधर ही लिख लिया। कैसे, आयत कोफिशिएंट आयत से मल्टीप्लाई करते हैं, जेथ कोफिशिएंट को जेथ से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस केथ कोफिशिएंट को केथ से मल्टीप्लाई करते हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं ये मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। यानी आप एक ये भी काम कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन 1 नाम देकर कोई नाम ए बी सी दे ले और अलग से ये दो चीजें निकालें, इनका डॉट प्रोडक्ट अलग निकालें, ये मैग्नीट्यूड अलग निकालें, ये मैग्नीट्यूड अलग निकाल कर फिर इसमें पुट करें। वो बहुत लेंथी हो जाना था क्वेश्चन, मैंने इसी के अंदर ही सारी कैलकुलेशन कर ली है। यानी इनका डॉट प्रोडक्ट इधर ही बना लिया, ए बी मैग्नीट्यूड यानी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आयत कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेथ कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस केथ कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट, फिर एसी मैग्नीट्यूड एसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये बनाई है मैंने, आयत कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेथ कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस केथ कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट 7 कोसाइन अल्फा। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से ये वैल्यू चेक करें तो ये 2 बन रही है, इसको देखें तो ये अंडर रूट 6 है, इसको देखें तो ये अंडर रूट 9 है, 7 कोसाइन अल्फा। इन दो को इधर डिवाइड कर दें क्योंकि हमें अल्फा निकालना है। ये इधर आके डिवीजन करके कैलकुलेशन से कैलकुलेटर से ये सारी वैल्यू देखें तो ये चीज बन रही है। नेक्स्ट हमें अल्फा निकालना है तो कॉस उधर ले जाकर कॉस इनवर्स ले लें, पूरी इस वैल्यू को कैलकुलेटर से निकालें तो 74.21 ये डिग्री जो है ये अल्फा की वैल्यू बन रही है। नेक्स्ट अब हमने बीटा एंगल निकालना है, तो स्टूडेंट्स बीटा एंगल इन दो वेक्टर के दरमियान है, लिहाजा इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लें, ए बी वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर, ए बी और सी बी का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ए बी की मैग्नीट्यूड सी बी की मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स कॉस बीटा। अब इसको कैलकुलेट कर लें इसी तरह से, ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया इनका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट, आयत कोफिशिएंट आयत से -1, जेथ कोफिशिएंट जेथ से +2, केथ कोफिशिएंट केथ से +3 डायरेक्ट, और मैग्नीट्यूड भी मैंने डायरेक्ट लिख ली, स्पेस कम थी वरना आप इस तरह से पूरा प्रोसेस कर लें। कॉस बीटा की ये वैल्यू बनेगी, बीटा निकालना है कॉस इनवर्स ले लें, ये हमारे पास दूसरा एंगल आ गया। तीसरा एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, दैट इज 180 डिग्री। तो इस रूल के मुताबिक आप तीसरा एंगल जो है गैमा निकाल लें अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करके। आप में से कोई बच्चा ये भी सवाल कर सकता है कि यहाँ सर आपने जो इंटीरियर एंगल निकाले हैं ये डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से निकालें, आप क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से क्यों नहीं निकाल रहे? तो वो भी उस तरह से भी निकाल सकते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लेंगे वो जरा लेंथ हो जाएगा, फिर उसकी मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी क्योंकि इधर n यूनिट वेक्टर आएगा, उसको खत्म करने के लिए मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी, साथ साइन अल्फा होगा और वो बहुत लेंथी हो जाएगा। हो उससे भी जाता है, आप तजुर्बा करके देख लें। यहाँ पे इनका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फर्ज कर लो ए बी क्रॉस ए सी, साथ इधर मैग्नीट्यूड डालेंगे और इधर आप फिर साइन अल्फा डालेंगे और वो फिर उस मेथड से करेंगे तो भी हो जाएगा, आप चेक करके देख लेना। बच्चों मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी और अहम बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये बात बहुत अहम है, इसको गौर से सुनना। अभी ये जो क्वेश्चन 10 का हमने पार्ट 2 किया है, पार्ट 1 तो ये था कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, हमें वर्टिसेस के पॉइंट्स गिवन थे और एरिया निकालना था, उसमें तो कोई ख़ास बात कहने की करने की नहीं है। पार्ट 2 में एक ख़ास बात है जो कि आपने बड़ी तवज्जो से सुननी है, वो मैं बात आपको अभी बताने जा रहा हूँ। एक तो हमने इंटीरियर एंगल्स को इस मेथड से निकाला,
ये आपको बड़ा इजी भी लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैंने भी इसीलिए आपको इसी मेथड से करा दिया क्योंकि ये बच्चों को आसान लग रहा है, इजी लग रहा है। लेकिन बच्चों जब भी आपने एंगल्स निकालने हो वेक्टर एनालिसिस में, यानी वेक्टर्स के अंदर रहकर, वेक्टर के सब्जेक्ट के अंदर रहकर आपने एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने हो, तो ये बात मैंने अपने एक लेक्चर में बताई हुई है। डॉट प्रोडक्ट वाला मेरा जो लेक्चर है टॉपिक, उसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट वाले टॉपिक पे डिस्कशन की है। उसमें मैंने ये बात बड़ी डिटेल में बताई है। यहाँ पे मैं फिलहाल इन शॉर्ट चलूंगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। क्या मतलब स्टूडेंट्स, जहां भी हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ले रहे हो तो वहां पे या तो उस पॉइंट से दोनों डायरेक्शन अवे जा रही हो इस पॉइंट से, या दोनों डायरेक्शन इस पॉइंट की टूवर्ड्स आ रही हो, यानी या वेक्टर इमर्ज हो रहा हो, दोनों वेक्टर इमर्ज हो रहे हो, या दोनों वेक्टर उस पॉइंट पर क्या हो, डाइवर्ज हो रहे हो टूवर्ड्स दैट, यानी डायरेक्शन टूवर्ड्स दैट पॉइंट हो। लेकिन अगर एक वेक्टर अवे जा रहा हो किसी पॉइंट की तरफ, एक वेक्टर जा रहा हो और दूसरा उससे पॉइंट से अवे जा रहा हो, तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं लेते। इन दैट केस हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके, यानी उसकी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, डायरेक्शन को चेंज नहीं करते, पोजीशन को चेंज करते हैं, और फिर ये एंगल जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर लेते हैं। यानी ऐसा काम हमने इस क्वेश्चन में भी किया था 3.2 के अंदर, क्वेश्चन 12 पार्ट 2, जब उसमें हमने ये ए स्क्वायर का या सी स्क्वायर का ये लॉ ऑफ कोसाइन का प्रूफ किया था। तो यहाँ पे हमने जब ए डॉट बी निकाला था, ए डॉट बी, इस वाले प्रूफ में आप देखिएगा मेरा ये क्वेश्चन 12 वाला लेक्चर 3.2 का, तो उसमें जब इन दो वेक्टर्स के दरमियान हमने एंगल निकाला था, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, यानी ए डॉट बी जब निकाला था, तो उसमें हमने इस वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन को, यानी पोजीशन को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके हमने ये एंगल निकाला था। तो यहां पे भी ये बात का ख्याल रखना चाहिए टीचर लोग या स्टूडेंट्स, ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स के वक्त इस सेंस का ख्याल नहीं रखते, जो कि बहुत जरूरी है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। इसलिए मैंने ये आपको सेकंड वाला मेथड, अल्टरनेट मेथड भी इस क्वेश्चन में करा दिया है। इसलिए मैंने ये इसका अल्टरनेट मेथड भी करा दिया जिसमें एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर का सेंस मैंने ख्याल में ये बात रखी है। तो आपने ये समझ लें, बेशक इस मेथड को आप फॉलो ना करें, लेकिन दर हकीकत स्टूडेंट्स एक्चुअल में होता यही मेथड है, आपके इल्म में होना चाहिए। हम टीचर लोग करा तो देते हैं बच्चों की आसानी के लिए, बट एक्चुअल में हकीकत में ये वाला मेथड है। जरा देख लें, बेशक आप इस मेथड को फॉलो करें या ना करें, लेकिन असल में यही मेथड है, जरा गौर करना। अब हम तीनों वेक्टर निकाल लेते हैं क्योंकि हमें एंगल्स की जरूरत पड़नी है, अल्फा बीटा गैमा। इसी तरह से आप कहेंगे कि लेट अल्फा बीटा गैमा आर द इंटीरियर एंगल, लेकिन इसमें बच्चों आपने वेक्टर्स यूं निकालने हैं, ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, यानी ट्राइंगल में सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर, जिस तरह ये हेड टू टेल रूल मेथड से हम करते हैं, हेड टू टेल रूल मेथड से। यानी ट्राइंगल में अगर तो यूं वेक्टर लिए जा रहे हैं तो सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर। जैसे ये देख लो, ए सी वेक्टर इन दो का सम बन रहा है, चेक कर ले। यानी आपने वेक्टर ए बी निकालना है, फिर आपने वेक्टर ए सी निकालना है, फिर आपने वेक्टर बी सी निकालना है। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। इधर तो हमने सी बी निकाला था, लेकिन इधर आपने ये बी सी निकालना है। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर। अगर इस फॉर्म में लेना है तो यूं लेना है, या यूं भी होता है कि अगर आप तीनों वेक्टर ट्राइंगल में इस फॉर्म में ले रहे हैं, इस सेंस में ले रहे हैं, तो उन तीनों का सम जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। जैसे यहां पे लिया था, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट यहां से शुरू होता है, वेक्टर पॉइंट यहां से आपने शुरू किया
आगे वापस इसी पॉइंट पर आ गए, तो इसमें कहते हैं वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इज जीरो। ये जुमला मैंने इस प्रूफ में भी बोला था, या दूसरे लफ्जों में आप यूं भी कह सकते हैं कि एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वापस हट के उसी पॉइंट पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ये सिर्फ आपको मैंने यहां पे इस चीज को सिर्फ नॉलेज में लाने के लिए बताया। इतनी चीज ये क्वेश्चन में लिखनी नहीं है, ये वाली चीज, ये बाकी चीजें लिखनी है। क्या? ए बी वेक्टर लिया इसी तरह से, AC वेक्टर भी लिया इसी तरह से, लेकिन यहां पे अब आपने BC वेक्टर लेना है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। और ये कैसे लेने हैं ये मैंने अभी बताया था इसमें पहले मेथड में, कि वर्टिसेस दिए हुए हैं तो आपने वेक्टर कैसे निकालना है, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, उस मेथड से ये निकाला। तो इसमें लेट अल्फा बीटा गैमा बी द इंटीरियर एंगल, ये लिख लिया। पहला एंगल जो अल्फा है, एंगल बिटवीन AB एंड AC, ये तो बिल्कुल इसी मेथड से निकालेंगे। एंगल अल्फा बिल्कुल उसमें तो ये ऑलरेडी एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, तो AB और AC के दरमियान, इनकी डायरेक्शन के दरमियान यही एंगल बन रहा है, क्योंकि दोनों वेक्टर जो है वो इसी पॉइंट से इमर्ज हो रहे हैं। लेकिन अब बेटा मैंने जब ये एंगल बीटा निकालना है, तो AB और BC के दरमियान ये एंगल बीटा नहीं है। AB वेक्टर और BC के दरमियान ये एंगल बीटा नहीं है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। तो आए एंगल बिटवीन AB एंड BC बीटा निकालने के लिए मैं इन दो का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, AB एंड BC का। AB डॉट BC इज इक्वल टू, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। आप रिकॉल करें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, लेट ये A और B दो वेक्टर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, A डॉट B इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B वेक्टर, वो थीटा एंगल होता है। लेकिन यहां पे इस वेक्टर और इस वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो इनके दरमियान एंगल ये नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट तो टुवर्ड्स, क्योंकि एक वेक्टर तो टुवर्ड्स इस पॉइंट की तरफ जा रहा है और दूसरा इससे अवे जा रहा है। तो रिकॉल करें यहां पे भी हमने यही काम किया था, एंगल बिटवीन वेक्टर, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे ले जाएं, एंगल बिटवीन AB एंड BC, वो बेटा ये एंगल होगा। और ये एंगल कितना होगा, ये होगा, ये बीटा है, टोटल एंगल ये 180 और बीटा उसमें से माइनस कर दें तो ये एंगल होगा 180 माइनस बीटा। तो कोसाइन ऑफ 180 माइनस बीटा करना है। दर हकीकत सवाल यूं होना चाहिए, हम लिख तो देते हैं इधर बीटा, लेकिन दर हकीकत एंगल बिटवीन वेक्टर इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, तो यूं होना चाहिए। आंसर यही आएगा बच्चों बीटा का, लेकिन उसकी वजह भी मैं बताता हूं कि क्यों यही फिर क्यों आ रहा है। अब आपने AB डॉट BC निकालना है, AB डॉट BC दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, आयत कोफिशिएंट आयत से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस जेथ कोफिशिएंट जेथ से मल्टीप्लाई करो -2 प्लस केथ कोफिशिएंट केथ से मल्टीप्लाई करो तो ये -3। साथ AB की मैग्नीट्यूड निकालो, वो √6 बनेगी, BC की मैग्नीट्यूड निकालो, वो √11 बनेगी। यहां पे बच्चों आपने आगे लगाना है अलाइड एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, अलाइड एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 माइनस बीटा इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या होगा नेगेटिव, और 180 पे फंक्शन सेम रहेगा, तो ये माइनस कोसाइन बीटा। इधर बेटा इसको सॉल्व करें तो ये -4 और ये माइनस कोसाइन बीटा साथ, ऐसे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या इधर ला के काट दें पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाली चीज आप बेटा गौर करें, यही बनी एग्जैक्टली ये। अब वजह क्या है, दोबारा वही जवाब क्यों बन रहा है, वजह क्या है, मैं वेट करें बताता हूं। जस्ट आप आगे बीटा एंगल निकालें, यही पैटर्न बिल्कुल आगे बीटा का, और फिर गैमा एंगल इसी तरह से निकालें। तीसरा एंगल निकाला हमने, अंदर वाला बीटा ये एंगल है, लेकिन एंगल बिटवीन टू वेक्टर AB डॉट BC के दरमियान जो एंगल है वो ये एंगल बन रहा है। स्टूडेंट्स ये बीटा एंगल तो ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल तो है, लेकिन ये एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर किसी पॉइंट पर एक डायरेक्शन उस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रही हो और दूसरी उस पॉइंट से
अवे जा रही हो, एक टूवर्ड्स जा रही हो और एक अवे जा रही हो, तो वो उन वेक्टर्स के दरमियान एंगल नहीं होता। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा देंगे, या यूं समझ लें कि इस वेक्टर की डायरेक्शन को यहां से वेक्टर को शिफ्ट करके मैंने इधर थोड़ा सा आगे कर दिया, तो ये एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन है। इसकी ये डायरेक्शन है बीसी की और एसी की ये डायरेक्शन है, तो ये वाला एंगल जो है 180 माइनस बीटा। रिकॉल करें, जब बच्चों मैंने ये क्वेश्चन करवाया था एक्सरसाइज 3.2, आप मेरा ये लेक्चर चेक कर लो, क्वेश्चन 12 पार्ट 2 में ये प्रूफ और ये प्रूफ मैंने अपनी तरफ से करवाया था, तो उसमें भी मैंने यही काम किया था। आप रिकॉल कर ले, देख ले मेरा लेक्चर, तो उधर भी यही काम किया था। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। तो इन वेक्टर के दरमियान ये वाला मैंने एंगल लिया। इधर मैंने ये सेंस हमने नहीं देखा, बच्चों की आसानी के लिए हम इस सेंस में नहीं पढ़े, लेकिन जब भी कोई सवाल बेटा वेक्टर्स के अंदर इंटीरियर एंगल का, ट्राइंगल के सवाल हो, इंटीरियर एंगल का हो, या वैसे ही एंगल बिटवीन वेक्टर्स का सवाल हो, तो उधर ये वैसे सेंस देखना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट के वक्त क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। दो वेक्टर के दरमियान ये जो हम डॉट प्रोडक्ट में ये एंगल थीटा लेते हैं, ये उन वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है, उनकी डायरेक्शंस के दरमियान। तो ये वाला एंगल जो है दर हकीकत एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, ये वाला एंगल बन रहा है। असल ये तरीका है एंगल बिटवीन वेक्टर्स का। इधर भी चीज वही आ रही है। वजह क्या है बच्चों? वजह इसकी ये है कि आपने यहां पे ये जो बीसी वेक्टर इधर निकाला है, इधर हमने सी बी किया था। अब बीसी वेक्टर और सीबी वेक्टर इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो यहां ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहां पॉजिटिव वैल्यू आनी है। वजह यह है कि सीबी और बीसी का साइन अपोजिट हो गया है, और इधर 180 के अंदर नेगेटिव आ रहा है, वो नेगेटिव इस नेगेटिव को फिर क्या करेगा, काट देगा। तो हम बच्चों की आसानी के लिए काम सीधा सीधा करके यूं कर लिया करते हैं, आंसर वही बनना है। वैल्यू इधर डायरेक्शन बदलने से यहाँ 180 माइनस करना है, तो वो फिर नेगेटिव नेगेटिव से कट जाना है। बच्चे को ये आसानी से समझ आ जाता है, लेकिन दर हकीकत इसमें हमने वो सेंस नहीं देखा कि एंगल बिटवीन वेक्टर इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। एंगल बिटवीन वेक्टर इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। इधर हमने वो सेंस नहीं मलहूज़े खातिर रखा, हालांकि रखना चाहिए था, जबकि यहाँ वो सेंस हमने मलहूज़े खातिर रखा है। क्योंकि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसमें हम ये बात जरूर देखते हैं कि जिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इन फैक्ट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। तो प्लीज मैंने इस मेथड से इसलिए करा दिया कि बच्चे के इल्म में हो कि ये जो यहाँ पे ये चीज की जा रही है एंगल बिटवीन वेक्टर, वो डायरेक्शंस के दरमियान एंगल तो नहीं लिया जा रहा। तो अगर डायरेक्शंस के अंदर एक्यूरेट एंगल उस लिहाज से देखना, तो फिर वो ये मेथड है। और हमने इसी तरह का काम, आप मेरा ये लेक्चर सुने ना ये वाले क्वेश्चन का, तो उधर भी हमने यही काम किया था। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का टॉपिक अगर आपने डिटेल में देखना है, ये वाली डिस्कशन, तो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट वाला लेक्चर देखें, उसमें मैंने ये बात बड़ी डिटेल में बताई है। क्वेश्चन 11 पार्ट 1 में हमें कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स दिस एंड दिस। हमें यहाँ पे डायगोनल्स की वैल्यूज दे दी गई हैं, यानी वेक्टर अलोंग डायगोनल्स दिए गए हैं और हमें एरिया निकालना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें वेक्टर अलोंग डायगोनल जो दिए गए हैं, हमें तो वेक्टर अलोंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल चाहिए, यानी हमें एडजेसेंट वेक्टर चाहिए। जैसे क्वेश्चन 10 पार्ट 1 में हमें वेक्टर्स अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल यानी एडजेसेंट साइड्स हमें दी गई थी क्वेश्चन 10 पार्ट 1 में, तो उधर हमने एरिया का ये फार्मूला लगाया था। बट यहाँ पे हमें जो है डायगोनल्स दिए गए, तो इन डायगोनल्स की हेल्प से अब हमने साइड्स निकालनी। लेट D1 D2 बी द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको मैं डायगोनल D1 नाम दे रहा हूं और इसको डायगोनल D2 नाम दे रहा हूं, एज शोन इन द फिगर।
पहले डायगोनल को D1 नाम दे रहा हूं और दूसरे डायगोनल को D2 नाम दे रहा हूं। ये जो साइड्स हैं पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट साइड्स को मैं A और B नाम दे रहा हूं, A वेक्टर और B वेक्टर। स्टूडेंट्स अब इस ट्राइंगल में देखें, ABC ट्राइंगल में हेड टू टेल रूल मेथड की मदद से A प्लस B इज इक्वल टू D1। इन ट्राइंगल ABC A प्लस B इज इक्वल टू D1, इसको नाम इक्वेशन 1 दे दें। एंड इन ट्राइंगल ABD ये A वेक्टर प्लस D2 डायगोनल, A वेक्टर प्लस D2 वेक्टर इज इक्वल टू B हेड टू टेल रूल मेथड के तहत। यहां से मैं D2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, A को उधर ले जाऊंगा B माइनस A, तो मेरे पास इसको मैंने लेफ्ट पे लिख दिया, इसको राइट पे, मेरे पास ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ये एक और ये दूसरी इक्वेशन है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बुनियादी तौर पर मुझे क्या करना है, मुझे ये दो वेक्टर निकालने A और B, दीज आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये मैंने दो वेक्टर निकालने हैं। तो इन दो इक्वेशन से A प्लस B, ये देख लें A प्लस B, B प्लस A कह लो D1 एंड B माइनस A दैट इज D2, इन दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके मैं वेक्टर A और B निकालता हूं। तो यही आगे मैंने काम किया, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दो को पहले ऐड कर लो तो आपको B वेक्टर मिल जाएगा। ये देखो A वेक्टर से A वेक्टर कट गया, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे 2B और राइट साइड पे D1 प्लस D2, इन दो को डायरेक्ट इधर ऐड कर लो, यानी अब दोबारा D1 और D2 की वैल्यूज पुट करके फिर ऐड करने की बजाय डायरेक्ट इधर इनका सम लिख लिया मैंने। ऐड करो 4I माइनस 2J प्लस 2 के डायरेक्ट लिख लिए। साइड पर ये रीजन दे लें बाई एडिंग D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर। 2 को उधर डिवाइड कर लिया तो मुझे B वेक्टर मिल गया, यानी B साइड मिल गई, पैरेललोग्राम की B साइड मिल गई। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को आपस में ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट कर लो तो A मिल जाएगा। ये देखो सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, तो मुझे ये A वेक्टर की वैल्यू मिलने लगी है D1 माइनस D2। अब इनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट मैंने लिख लिया, आप कैलकुलेशन देख लें, इनको सब्ट्रैक्ट करें, यहां से ये बनेगा 2I, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये साइन जो है ना ये चेंज हो रहे हैं, तो डायरेक्ट जवाब लिखना है 4I माइनस 6J, साथ सिर्फ इतना लिख लें बाई D1 D2, यानी इनको सब्ट्रैक्ट करने से ये चीज मिली। 2 को उधर डिवाइड किया, मुझे वेक्टर A मिल गया। A वेक्टर और B वेक्टर की मुझे वैल्यूज मिल चुकी हैं। मैंने पहले ही साइड पर ये लिख लिया कि मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, और वो क्या है, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड, ये एरिया का फार्मूला है। अब A क्रॉस B निकालने, क्वेश्चन 10 पार्ट 1 की तरह मुझे दो साइड्स मिल चुकी हैं, A क्रॉस B निकाल लें और फिर जो है आप उसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें बन गया, उसमें पुट कर दें फाइनली इस फार्मूले में 5/√3, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चों ये जो मेथड मैंने यूज किया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए, ये इनफैक्ट हमें 2 एडजेसेंट साइड्स चाहिए थी, बट 2 एडजेसेंट साइड्स क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, उसके बदले में उन्होंने इंटरनल डायगोनल्स, ये दो डायगोनल्स दे दिए थे, उनको नाम मैंने डायगोनल 1 D1 और D2 नाम दे दिया था। तो हमने ये पहले ये एडजेसेंट साइड्स निकालनी थी, ये एडजेसेंट साइड्स निकालनी थी। तो एडजेसेंट साइड्स निकालने के लिए ट्राइंगल ABC पर हमने हेड टू टेल रूल मेथड लगाया। ये देखें ABC ट्राइंगल पर हेड टू टेल रूल मेथड के तहत ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू D1 वेक्टर, A प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू D1 वेक्टर। फिर हमने ट्राइंगल ABD ट्राइंगल पर भी हेड टू टेल रूल मेथड लगाया, और ये देखें इस ट्राइंगल में A वेक्टर प्लस D2 वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर। फिर यहां से हमने दो इक्वेशंस बनाकर हमने ये दो एडजेसेंट साइड्स निकाली। इन दो इक्वेशन से हमने A और B वेक्टर निकालने हैं, A और B वेक्टर निकालने हैं, जो कि ये दो एडजेसेंट साइड्स बन रही थी, ये दो एडजेसेंट साइड A और B। फिर इस पर हमने ये एरिया का फार्मूला लगाया,
मैंने पहले ही आपके टारगेट के लिए आपके सामने एक डेस्टिनेशन, एक गोल डिसाइड हमने कर लिया कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जिसके लिए हमें दो एडजेसेंट साइड चाहिए थी। स्टूडेंट्स, ये मैं एक सेकंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, लेकिन आपकी बुक में ये वाला फार्मूला नहीं गिवन है। बुक में अगर डायगोनल्स दे दिए जाएं तो उनके लिहाज से डायरेक्ट भी हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर इंटरनल डायगोनल दे दिए जाएं तो उन पर हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। लेकिन ये फार्मूला आपकी बुक में गिवन नहीं है, आपकी बुक के अंदर आर्टिकल्स में, टॉपिक में मेंशन नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि आपने यही वाला फार्मूला ही लगाना है, यही तरीका ही अपनाना है। अगर पेपर में टाइम थोड़ा हो तो ये फार्मूले से भी कर लेना, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं एहतियातन बेहतर यही है कि आप यही वाला फार्मूला लगाएं, एडजेसेंट साइड्स वाला। डायगोनल वाला फार्मूला आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक के तौर पर ये फार्मूला है। इफ डायगोनल्स आर गिवन, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन हो तो उनके लिए एरिया का ये फार्मूला है, हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, उनकी मैग्नीट्यूड हाफ इनटू डायगोनल AC क्रॉस डायगोनल BD, उनकी मैग्नीट्यूड, यानी दूसरे लफ्जों में हाफ D1 क्रॉस D2, उनकी मैग्नीट्यूड। तो पहले आप इन डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। पूरा क्रॉस प्रोडक्ट वाला ये प्रोसीजर करके डायगोनल की क्रॉस प्रोडक्ट की ये वैल्यू आएगी। फिर इनका मैग्नीट्यूड ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड ये आएगी। एरिया का ये फार्मूला है डायगोनल के वक्त, हाफ D1 क्रॉस D2 मैग्नीट्यूड। इसमें ये मैग्नीट्यूड पुट कर दो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये वही आंसर आ जाएगा। ये है तो शॉर्ट लगेगा भी आपको, इसकी निस्बतन जाहिर है। यहाँ तो हमने पूरा प्रोसेस करके दो एडजेसेंट साइड निकाली, बट यहाँ पे तो हम फौरन एरिया निकाल रहे हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि ये फार्मूला आपकी बुक में इसका इंट्रोडक्शन नहीं है, तो बेहतर यही है कि आप ये करना, क्योंकि अगर आप ये कर लोगे और मार्किंग करने वाले बंदे को अगर इस फार्मूले का नहीं पता है तो कहीं वो आपका गलत ना कर दे, क्योंकि ये तो बुक में मेंशन ही नहीं है। क्योंकि जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो एक आइडियल चीज़ है सामने, उसी के लिहाज से करें। मैंने एहतियातन बता दिया। हाँ, कोई एंट्री टेस्ट में या MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ जाए तो ये ज़रा जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपके नॉलेज में हो। ये एरिया का दूसरा फार्मूला है, इफ डायगोनल्स आर गिवन, डायगोनल्स के वक्त ये। क्वेश्चन 11 पार्ट 2 है, इफ वेक्टर ABC आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ABC रिस्पेक्टिवली, ये वेक्टर्स जो हैं ये इन वर्टिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंगली रिस्पेक्टिवली पोजीशन वेक्टर्स हैं, देन शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस वन। यानी हमें ये कहा जा रहा है कि ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं कैपिटल ABC, उनके अंदर ये पोजीशन वेक्टर्स हम अगर ले लें, A पॉइंट का A पोजीशन वेक्टर, B पॉइंट का B पोजीशन वेक्टर और C पॉइंट का अगर C पोजीशन वेक्टर हो, तो इन दैट सिचुएशन, इन दैट केस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये प्रूव करना है, ये शो करना है। हमने बेटा ट्राइंगल बना लेनी है। ट्राइंगल के अंदर हमने यहाँ पे A वर्टेक्स ले लिया, यहाँ पे B वर्टेक्स ले लिया, यहाँ पे C वर्टेक्स ले लिया, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पर ही A वर्टेक्स लेना है। आप यहाँ पे B वर्टेक्स भी ले सकते हो, यहाँ पे C वर्टेक्स भी ले सकते हो। यानी कोई जरूरी नहीं है कि इस वाले वर्टेक्स को नाम A ही देना है। मैंने बाद में B से भी करके दे दिया है, यानी नाम यहाँ पे चेंज कर दिए वर्टिसेस के, यहाँ पे B वर्टेक्स कर लिया, तब भी वही आंसर या वही रिजल्ट बनना है। तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे A रखें नाम या यहाँ पे A रखें नाम या यहाँ पे A रखें।
इसमें कोई रट्टा नहीं लगाना, आप जहां ABC लिख दोगे जवाब यही आंसर आ जाना, चेक कर लेना, आप देख लेना। तो सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, इसमें मैंने यहाँ पे ABC वर्टिसेस लिए, उनके अंदर मैंने कॉरिस्पॉन्डिंगली रिस्पेक्टिवली यही पोजीशन वेक्टर लेने हैं जो मेंशन है, जो भी ये मेंशन है रिस्पेक्टिवली ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर यानी बी के अंदर बी पोजीशन वेक्टर और सी के अंदर सी पोजीशन वेक्टर लेना। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है कि ये फार्मूला है, कोई से भी दो एडजेसेंट वेक्टर लेने हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, वो वेक्टर एडजेसेंट वेक्टर होते हैं जिनका कॉमन पॉइंट एक हो, यानी दोनों डायरेक्शन उसमें से इमर्ज हो रही है। तो AB क्रॉस AC ये दो वेक्टर हमने यहाँ पे लिए। बच्चों अब ये बात याद रख लें, पहले भी ये मैंने बात अपने एक किसी लेक्चर में बताई हुई है, क्या कि जब भी आपको वर्टिसेस के अंदर ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए 1 2 3 इस तरह से 2 1 6, जैसे क्वेश्चन 10 पार्ट 2 में ये आपको AB के अंदर C के अंदर ऐसे पॉइंट्स दिए गए थे, तो उधर हमने पॉइंट्स में से पॉइंट्स को माइनस किया था कि पॉइंट्स वर्टिसेस के अंदर पॉइंट्स दिए जाएं और आपको वेक्टर निकालना हो तो इन पॉइंट्स में से पॉइंट्स को माइनस करते हैं, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, यानी पॉइंट्स में से पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर वर्टिसेस के अंदर पोजीशन वेक्टर्स दिए जाएं तो फिर हमने पोजीशन वेक्टर में से पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी अब आपको ये अगर AB वेक्टर निकालना है तो AB वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इधर AB वेक्टर कैसे निकाला था, B में से A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया था, लेकिन अब B के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। फाइनल पॉइंट इज B, इनिशियल पॉइंट इज A। AB वेक्टर कैसे निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो ये B माइनस A लिख लिया, B माइनस A बनेगा क्योंकि B का पोजीशन वेक्टर B और A का पोजीशन वेक्टर A। सिमिलरली अब हमने AC वेक्टर निकालना है, तो AC वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये PV मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो C का पोजीशन वेक्टर C माइनस A का पोजीशन वेक्टर A। तो ये हमें दो वेक्टर मिल गए हैं। अब इन वेक्टर्स को हम इसमें पुट करेंगे, यानी इधर ये IJ के फॉर्म में डिटर्मिनेंट नहीं बनाना, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे नहीं लेना, जस्ट इन वेक्टर को इसमें पुट करके मैग्नीट्यूड में ही आंसर रहने देना है। आए जी, ये एरिया के लिए इन वेक्टर्स को इसमें पुट किया, एरिया का ये हमें आंसर मिलने लगा। ये AB क्रॉस AC इन वैल्यूज को इसमें पुट किया, AB वेक्टर की वैल्यू ये और AC वेक्टर की वैल्यू ये। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना, B का इन दोनों के साथ अंदर क्रॉस प्रोडक्ट, B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A बन जाएगा। अब A का इन दोनों से क्रॉस लेना है, माइनस A क्रॉस C माइनस माइनस प्लस A क्रॉस A। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है, जबकि दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर होता है। B क्रॉस C, इनको मैंने कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया और इसको 0 पुट कर दिया। ये आंसर ये लाना ना, तो इसको देखते हुए स्टेप कर रहा हूं, ये सामने हमारे आंसर मौजूद है। तो माइनस B क्रॉस A को हम लिखेंगे A क्रॉस B, नेगेटिव कम्यूटेटिव लॉ, एंड माइनस A क्रॉस C को हमने लिखना C क्रॉस A, ये कम्यूटेटिव लॉ के तहत। वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन चुका है, जस्ट हमने तरतीब इनकी चेंज कर दी है, इसको पहले लिख लिया, ये बाद में, और फिर ये। तो ये मैंने हिंट्स के तौर पर ये चीज लिखी है आगे कि कोई जरूरी नहीं है कि आपने यही पोजीशन ही वेक्टर्स की रखनी है। आप A वेक्टर यहाँ पे ले लो, B वेक्टर यहाँ पे ले लो, C वेक्टर यहाँ पे ले लो, यानी वर्टिसेस जो है ये ABC यहाँ पे ले लो और उनके अंदर पोजीशन वेक्टर ले लो, तो भी यही चीज बनेगी। अब आप एरिया इससे बना लो बेशक, BC माइनस BA, एरिया BC माइनस BA, तो ये भी उसी तरह से BC वेक्टर कैसे निकालोगे, C माइनस B, और BA वेक्टर कैसे निकालोगे, A माइनस B, यानी
BC क्रॉस BA, ये हमने एरिया निकालना है 7 हाफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC BC क्रॉस BA, तो भी आपका यही आंसर बनेगा फाइनली, आप चेक कर लें। यानी मैं ये कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि तरतीब आपने यही रखनी है, जहां A लिख लो, जहां B लिख लो, जहां C लिख लो, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। क्वेश्चन 13 है, शो दैट 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स A माइनस B प्लस 3C। यहां पे बच्चों करेक्शन कर लें, A माइनस 2B करना है, यानी बुक में यहां माइनस B है तो माइनस 2B करना है, A माइनस 2B प्लस 3C, ये करेक्शन कर लें, माइनस 2B कर लें। दूसरा वेक्टर है 2A प्लस 3B माइनस 4C, और तीसरा वेक्टर ये है माइनस 7B प्लस 10C। 3 पॉइंट्स हैं जिनके रिस्पेक्टिवली ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। कहा ये जा रहा है, शो ये करना है कि वो तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। लेट वो 3 पॉइंट्स जो हैं, लेट पॉइंट्स आर A, B, C, वो 3 पॉइंट्स ये हैं। तो A का पोजीशन वेक्टर ये है, ये माइनस 2B साथ करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ A दिस वन, इसको हम लिखेंगे OA। पोजीशन वेक्टर से मुराद अ वेक्टर हु स्टार्टिंग पॉइंट इज O, ओरिजिन से किसी पॉइंट तक जो पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये OA ये है, A का पोजीशन वेक्टर ये है तो OA ये है, B का पोजीशन वेक्टर ये है तो इसको हम OB कहेंगे, और C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है तो इसको हम OC कहेंगे। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको कोलिनियर पॉइंट्स बता लूं, करा लूं, फिर इस बात की तरफ आते हैं। अगर बच्चों किसी भी लाइन पर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनका ये मतलब होगा कि ये एक ही लाइन पर होंगे। को मीन सेम, लीनियर लाइन, को लीनियर पॉइंट्स मीन ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पर पड़े हों। जैसे आप कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में पड़े हों। जैसे आप कहते हो को टर्मिनल एंगल्स, ऐसे एंगल जिनकी टर्मिनल लाइंस सेम हो, इनिशियल एंड टर्मिनल लाइन सेम हो, तो उन एंगल्स को क्या कहते हैं, को टर्मिनल एंगल। तो जहां लफ्ज को आ जाए वहां सेम का मतलब होता है, को मीन सेम। तो कोलिनियर पॉइंट्स मीन ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हो। अब फर्ज कर लो बच्चों 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर हों, कोलिनियर होंगे, तो वेक्टर के सेंस में फिर क्या बात होएगी, इट मीन उनसे बनने वाले ये जो वेक्टर्स हैं ये कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी ये कोलिनियर वेक्टर होंगे, और जब वेक्टर कोलिनियर होंगे तो वो आपस में फिर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल वेक्टर्स का ये मतलब होता है, अगर कोई 2 वेक्टर पैरेलल हो तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक वेक्टर जो होगा सम लैम्डा टाइम यानी स्केलर टाइम दूसरा वेक्टर होगा। जरूरी नहीं कि हम लैम्डा ही लिखें, लैम्डा की जगह आप m या n कोई और नंबर भी लिख सकते हैं। लैम्डा या m का मतलब है ये कोई स्केलर होंगे, तो ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। अगर 2 वेक्टर पैरेलल हों तो उनको हम यूं या यूं लिख सकते हैं। अगर 2 वेक्टर कोलिनियर हों तो वो पैरेलल होंगे, और पैरेलल वेक्टर को हम यूं लिखेंगे, एक ही लाइन पर वो नजर आ रहे होंगे तो वो पैरेलल होंगे, कोलिनियर होने की वजह से उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो वो कोलिनियर होंगे, कोलिनियर होने की वजह से वो पैरेलल हैं। तो दर हकीकत इस क्वेश्चन में हम क्या शो करेंगे, वेक्टर्स जो हैं वो ए बी सी से, इन जो पॉइंट से बनने वाले वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। वेक्टर के सेंस में हम यहाँ पैरेलल शो करेंगे, तो पैरेलल वेक्टर जब शो हो जाएंगे तो पॉइंट्स फिर ऑटोमेटिकली क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। वैसे साथ मैंने ये भी बताया हुआ है कि कोलिनियर जो पॉइंट्स होते हैं उनको स्लोप्स की मदद से भी शो किया जा सकता है, और लेंथ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक लेंथ प्लस बी से सी तक लेंथ वो बराबर होगी ए से सी तक लेंथ। ये लेंथ वाइज भी प्रूव किया जा सकता है। फिर ये एक और भी टॉपिक है, उसमें हम डिटर्मिनेंट को इक्वल अगर शो कर लें तो भी पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। अगर आपको
पॉइंट्स की फॉर्म में पॉइंट्स दिए गए हैं अंदर, यानी ए के अंदर इस तरह से वर्टिसेस हैं, बी के अंदर वर्टिसेस हैं, सी के अंदर वर्टिसेस हैं, इस तरह से कोऑर्डिनेट्स हैं। और अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनका डिटर्मिनेंट भी जो है वो हम जीरो शो करते हैं। बहरहाल ये एक अलग से एक टॉपिक है, फिलहाल मैंने वैसे इंफॉर्मेशन के सेंस में लिख दिया। तो यहाँ बच्चों हम वेक्टर के सेंस में यानी वेक्टर एनालिसिस के लिहाज से ये वाली चीज प्रूव करेंगे कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो गए तो वो फिर कोलिनियर होंगे, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं। तो ये बात हम शो करेंगे। अगर ये बात शो हो गई, ये वाली बात, तो फिर हमारा जो है वो प्रूव हो जाना। तो आए हम बेटा अब वेक्टर्स बनाते हैं। पहले हम ए बी वेक्टर बनाते हैं। तो ये बात स्टूडेंट्स, ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है कि अगर आपको ए बी सी वगैरह के अंदर ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं और हमें वेक्टर निकालना हो तो हम कोऑर्डिनेट्स में से कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर ए बी सी के साथ आपको पोजीशन वेक्टर दे दिए जाएं और आपने वेक्टर बनाना हो तो फिर पोजीशन वेक्टर में से पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी ए बी वेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया, ये डायरेक्ट मैंने रिजल्ट लिख लिया, ये ए बी वेक्टर आया। नेक्स्ट अब हम बी सी वेक्टर निकालते हैं। हम बच्चों दो वेक्टर निकालेंगे और देखेंगे क्या वो आपस में पैरेलल हैं, यानी पैरेलल से मुराद ये उनके अंदर रिलेशन बन रही है। तो ये बी सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ओ सी के पोजीशन वेक्टर में से बी का पोजीशन वेक्टर ओ सी माइनस ओ बी, ये पोजीशन वेक्टर के लिए ये ओ बी या ओ ए इसको यूं लिखते हैं, ये मैंने बात लिखी हुई है। तो ये ओ सी माइनस ओ बी ये सब्ट्रैक्ट करें, डायरेक्ट मैंने ये रिजल्ट लिख लिया सब्ट्रैक्शन का। बच्चों अगर आप गौर करें, मैं चाहता हूं यहां से कुछ कॉमन लूं तो ये वेक्टर बन जाए। तो गौर करें प्लीज, देखें यहां से क्या कॉमन लूं कि यहां पे ए बने, ये कंपेयर करें ना, तो -2 कॉमन लूं तो ये ए बन रहा है, तो बाकी ऑटोमेटिकली वो चीजें कॉमन बन जाएंगी। तो मैंने -2 कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास ये वेक्टर बन गया -2 टाइम ए बी। अब ये नंबर जो है ये पॉजिटिव हो तो तब भी वो वेक्टर कोलिनियर होंगे, और अगर ये नेगेटिव हो तो भी वो वेक्टर कोलिनियर होंगे, जस्ट वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। बट पॉइंट्स तो तब भी, वेक्टर जब कोलिनियर है तो पॉइंट्स भी कोलिनियर होंगे, विच शोज दैट दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर या पैरेलल। एक ही बात है, क्योंकि हर पेयर ऑफ कोलिनियर वेक्टर पैरेलल होते हैं। तो कोलिनियर या पैरेलल एक ही बात है, वेक्टर्स आर पैरेलल या कोलिनियर एंड हेंस पॉइंट्स ए बी सी, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। वेक्टर्स आर कोलिनियर लिख लें या पैरेलल लिख लें, एक ही बात है, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये पैरेलल होने से फिर पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियरिटी पॉइंट्स की शो होगी। बाज लोग इस क्वेश्चन को ये करेक्शन नहीं कराते और यूं करा देते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। स्टूडेंट्स कुछ लोग इस क्वेश्चन को यूं करा देते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। नहीं, ऐसे नहीं कराना चाहिए, यूं तो ट्राइंगल बनती है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। पॉइंट्स कोलिनियर ऐसे नहीं शो होते। ये वाली बात, इस तरह की बात मैंने क्वेश्चन 10 पार्ट 2 में बताई हुई है। इस तरह से कोलिनियर तो लेंथ वाइज प्रूव होता है, यानी यूं अगर होता ए बी वेक्टर की लेंथ प्लस बी सी वेक्टर की लेंथ बराबर हो जाए ए सी वेक्टर की लेंथ के, लेंथ वाइज अगर हो जाता तो फिर हम कहते कि ये ठीक है, ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। लेकिन यूं तो ट्राइंगल प्रूव होता है, ऐसे ट्राइंगल प्रूव होता है। लेंथ वाइज अगर प्रूव करें तो फिर वो पॉइंट्स लेंथ के लिहाज से ट्राइंगल नहीं बनेंगे, वो लाइन बनेगी। लेकिन इस तरह से जो है वो क्या बनते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं पॉइंट्स। तो यूं कोलिनियर प्रूव नहीं होता। तो बच्चों जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनसे बनने वाले वेक्टर्स भी कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन में हम पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए पॉइंट्स को कोलिनियर शो करेंगे। जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो फिर पॉइंट्स भी क्या होंगे, वो भी हम कहेंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। स्टूडेंट्स ये वेक्टर एनालिसिस के अंदर रहकर हमने ये क्वेश्चन करना था।
वेक्टर के सब्जेक्ट में। लेकिन अगर ये हमें इसमें बंदिश ना होती, ये रेस्ट्रिक्शन ना होती, तो इसी क्वेश्चन को हम स्लोप्स वाले मेथड से भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है स्लोप वाला, इन्हीं को हम, इसी क्वेश्चन को हम ये लेंथ वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है कि ए बी लेंथ निकाल लो और बी सी लेंथ निकाल लो, इन दोनों लेंथ्स का सम, ए बी लेंथ का सम, बी सी लेंथ का सम, अगर ए सी लेंथ के सम के बराबर आ जाए तो फिर भी पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। लेकिन अगर ऐसे करोगे इस तरह से, तो ये चीज जो है ये कोलिनियर को शो नहीं करती, ये लेंथ वाइज नहीं है, ये वेक्टर के लिहाज से ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। तो ये जो चीज है ये ट्राइंगल को शो करती है। जैसे क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 10 के पार्ट 2 में भी मैंने आपको यही बात बताई थी, उधर भी ये मैंने बात बताई थी। तो बाज लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से करा रहे हैं तो वो गलत है, ऐसे नहीं होगा। अगर आपने इस सेंस में कराना तो वो लेंथ इक्वल हो, ए बी लेंथ, वेक्टर ए बी की लेंथ प्लस वेक्टर बी सी की लेंथ, वो किस के लेंथ के इक्वल हो जाए, ए सी वेक्टर की लेंथ के इक्वल हो जाए। लेंथ वाइज ज्योमेट्री में तो ये सेगमेंट की लेंथ है, इधर वेक्टर्स की लेंथ के लिहाज से इस तरह से हो तो फिर वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। लेकिन इधर हम चूंकि वेक्टर्स इस फॉर्म में दिए गए तो हम लेंथ निकाल ही नहीं सकते। मैग्नीट्यूड या लेंथ कब निकालते हैं, जब कोई वेक्टर इस फॉर्म में हो, आई जे के फॉर्म में, 3i माइनस 2j प्लस 7k, तो फिर इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड या लेंथ हम आयत कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेथ कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस केथ कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट उस तरह से निकालेंगे। इधर हम लेंथ नहीं निकाल सकते, तो अगर ऐसे करेंगे क्वेश्चन तो वो गलत हो जाएगा। ये तो ट्राइंगल के लिए ये चीज प्रूव होती है, कोलिनियर वेक्टर्स के लिए ये चीज प्रूव नहीं होती। इस क्वेश्चन में दरअसल ये करेक्शन है, ये करेक्शन करके फिर पैरेलल के साथ ही प्रूव करना है कोलिनियर को। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ये आप इसको देख लें। थैंक यू वेरी मच।